अपनी पत्नी रेखा और बेटी सुमन के साथ रहता था। जयप्रकाश का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन रेखा अपनी बेटी सुमन से कहती है, बेटी तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म साधती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है? मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन कमलेश अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं जयप्रकाश की बेटी सुमन से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी न कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस शादी करनी है, वो भी जयप्रकाश की बेटी सुमन से। तुम पिताजी से बात करके जयप्रकाश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। रुक्मणी अपने पति उदय भानु से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? कमलेश तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो नासमझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कहे तो तुम बिल्कुल वैसे सही रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है कमलेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में जयप्रकाश जी रहते हैं, वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी सुमन बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम जयप्रकाश की बेटी सुमन की बात कर रही हो? अरे जयप्रकाश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही जयप्रकाश के घर चलेंगे कमलेश के रिश्ते के लिए, तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन उदय भानु और उसकी पत्नी जयप्रकाश के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ जयप्रकाश जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी सुमन का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे कमलेश के लिए। हमें पता चला है कि सुमन बहुत ही शिक्षित और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में सुमन और कमलेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद कमलेश सुमन से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। कमलेश सुमन को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दे। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं, तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे
अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन न कमा लाऊं। कमलेश अपनी पत्नी से ये बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, सुरेश से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पे काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। कमलेश सुरेश के घर पहुंच जाता है और सुरेश से कहता है, सुरेश, तुमने यार बहुत सी जगह पे काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे कमलेश, कैसी बात कर रहा है यार, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल सुरेश, मैंने किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर रमेश चला जाता है। कमलेश को रमेश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब कमलेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव नंदपुर से आया हूँ, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नंदपुर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम उदय भानु जमींदार है, क्या तुम उसको जानते हो? जब कमलेश उदय भानु यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो सुमन से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए उदय भानु का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं उदय भान जमींदार को जानता हूँ, बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी कमलेश को काम पर रख लेते हैं। जब कमलेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा कमलेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। कमलेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो ठग एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो कमलेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। कमलेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग कमलेश से बोलता है, लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं, तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है दो या मत दो, हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। कमलेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं, अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे।
लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में कमलेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग कमलेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब कमलेश की आँख खुलती है तो उसे वो दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वो हड़बड़ाकर अपना धन देखता है तो उसे धन भी नहीं मिलता है। इसलिए कमलेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कमलेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। कमलेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे 2 आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कमलेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। कमलेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने कमलेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर कमलेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद सुमन पर रौब दिखाऊंगा। कमलेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर कमलेश ने सारा धन जो कमाया था सुमन को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि कमलेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो। तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। कमलेश अपनी पत्नी सुमन की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही कमलेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही कमलेश के पिता उदय भानु जमींदार वहाँ आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी से पीटने के लिए की? जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है, और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने कमलेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से सुमन के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सुमन से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद सुमन उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद कमलेश ने कभी सुमन से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा।